स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था संसद के बारे में, यानी एक संसद की सामान्य चर्चा मैंने आपको बताई कि राज्यसभा की क्या संरचना होती है, लोकसभा की क्या संरचना है, कितने उसमें सदस्य होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने ये भी चर्चा किया कि जो है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद लेकर के आई और उसमें जो है क्या परिवर्तन किया गया लोकसभा की संरचना में, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियंस, उनको अब हटा दिया गया। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा अध्याय है, यानी हमारा जो पार्ट है वो संसद का भाग 2 है। और जितने भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है उन्होंने अगर पहला भाग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले पहला भाग जाकर के देख लीजिए, तभी आप जो है इस लेक्चर में जो है आइएगा, क्योंकि आपको जो है पहला भाग अवश्य देखना चाहिए, तभी आपको जो है संसद की एक सामान्य जानकारी आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली की, यानी लोकसभा का चुनाव हम जो करते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हम जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से करते हैं, यानी लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। इस संबंध में संविधान ने 2 प्रबंध बनाए। यानी मित्रों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ बात की जा रही ना, यानी मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है ना तो हम राज्य होते हैं उस राज्य में हम जो है अलग अलग क्षेत्रों में उस राज्य को बांट देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इस लोकसभा क्षेत्र से एक ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है या इस लोकसभा क्षेत्र से ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि हम जो है जब लोकसभा का चुनाव करते हैं तो हम जो है राज्य के यानी राज्य जो होता है उसको हम जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं और तब हम उस लोकसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं और फिर वो चुन करके जाता है और वो जा करके लोकसभा सदस्य बन जाता है और फिर ऐसे सरकार वहाँ पे बन जाती है। इसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं। लेकिन आगे ये कहते हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा साध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोकसभा में सीटों का आवंटन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि जितनी भी राज्य की जनसंख्या है ना उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही हम जो है लोकसभा की सीटों का उस राज्य को आवंटन करेंगे। और एक ये कह रहा है कि जिस राज्य की मान लीजिए जनसंख्या 60 लाख से भी कम है तो उस राज्य पर यह प्रावधान हमारा लागू नहीं होता है। आगे करें, यानी यह संविधान के द्वारा उपबंध बनाए गए मित्रों। और आगे दूसरा प्रावधान बता रहा है प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में अथवा एक साध्य एक ही हो। यानी वही बात कि प्रत्येक राज्य को जब हम सीटों का आवंटन करेंगे तो ऐसी रीति ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हम करेंगे कि जनसंख्या के अनुपात में 5 सीटों का हम आवंटन कर सकें। बस इतनी सी बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे फ्रेंड्स कह रहा है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, यानी जब भी जनगणना की जाती है ना तो उस जनगणना करने के बाद हम जो है सीटों को जो है बढ़ाना या घटाना, घटाते तो नहीं है लेकिन बढ़ाते हैं, उसी की बात यहाँ पे कही जाएगी। कह रहे हैं प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन है। यानी जब भी हम जो है जनगणना करते हैं उस जनगणना जब हो जाती है तो उस जनगणना के बाद हम जो है लोकसभा की सीटों का, यानी लोकसभा की जो सीटें हैं उसको हम बढ़ा देते हैं, या आगे कहते हैं कि राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं उसको भी हम जो है बढ़ा देते हैं। आगे कहते हैं संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने सन 1952, 1962, 1972 और सन 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। यानी फ्रेंड्स कह रहे हैं कि संसद ने क्या किया कि जब भी जनगणना हुई उस जनगणना को पूरी होने के बाद संसद ने जो है परिसीमन आयोग जो है अधिनियम लागू किया और उस अधिनियम को लागू करके संसद ने जो है लोकसभा की सीटों और राज्यसभा की सीटों में वृद्धि की। और यही बात यहाँ पे की जा रही है कि 1952, 62, 72 और 2002 में संसद ने जो 4 अधिनियम यानी 4 परिसीमन अधिनियम लाए थे और उसके माध्यम से संसद ने जो है सीटों को जो है बढ़ाया है। उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। और 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। यानी फ्रेंड्स ये समझिए आप सरल शब्दों में
क्या हुआ कि संसद जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लेकर के आई, ठीक है। और उसको लेकर के संसद ने क्या किया कि राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं और यानी कि राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं और राज्यों में जो विधानसभा की सीटें हैं, उसको उन्होंने क्या किया कि 2000 तक के लिए इस तरह, यानी सन 2000 जो कि निकल गया 20 साल पहले, तो उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है कि सन 2000 में हमने, यानी सन 2000 तक हमने जो है जितनी भी सीटें थी राज्य की विधानसभा में या लोकसभा में, तो उन दोनों की जितनी भी सीटें थी तो 2000 तक के सन 2000 तक के लिए वो सीटें उतनी ही बनी रही, यानी हमने सीटों को ना तो बढ़ाया ना ही घटाया। और जो जिस जनगणना के आधार पर हमने ये काम किया तो वो जनगणना थी कौन सी, 1971 की जनगणना। आगे करें, इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से अगले 25 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। यानी मित्रों यह जो प्रावधान कौन सा कि सन 2000 है वहाँ तक जो है जितनी भी सीटें थी तो उतनी ही सीटें जो है रोज राज्य की लोकसभा या विधानसभा में होंगी। तो इस प्रावधान को हमने जो है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया, यानी सन 2026 जो आएगा 2026 तक जितनी भी भारत में लोकसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें हैं वो जो है निश्चित, यानी उनकी जो है वृद्धि नहीं की जाएगी सन 2026 तक। और यह प्रावधान किया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो आगे कहते हैं 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी कि 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजन और संयुक्तकरण कर सकती है। बाद में 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि संसद ने क्या किया, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जब संसद लेकर के आई 2001 में, तो उसमें संसद ने ये प्रावधान कर दिया कि हम जो है सीटों का आवंटन करेंगे वो करेंगे 1991 की जनगणना के माध्यम से। लेकिन फिर आगे क्या किया कि 87वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए 2003 में, और उसको ला करके उन्होंने क्या किया कि अब हम जो जनगणना करेंगे वो करेंगे किसके आधार पर, 2001 की, यानी अब हम जो सीटों का आवंटन करेंगे वो करेंगे 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। आगे कहते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों को आरक्षण, यानी जो लोकसभा और विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों को, यानी उनके सदस्यों को जितनी हमने सीटें आवंटित की है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया 1960 तक, और बाद में इसको हर 10 वर्ष के बाद आगे 10 वर्ष तक बढ़ा दिया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। और मित्रों अब मैं आपको जो है करंट से बता दूं तो संसद लेकर के आई थी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, और उसके माध्यम से, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संसद ने अब इस प्रावधान को सन 2030 तक के लिए कर दिया। यानी मित्रों एससी और एसटी के सदस्यों को लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण दिया गया वो अब 2030 तक के लिए कर दिया है, ठीक है। आगे कहते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार। यानी मित्रों कोई व्यक्ति जो एससी या एसटी समुदाय का है और वो यह चाहे कि कहीं, मान लीजिए आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लो कोई लोकसभा क्षेत्र है और उस लोकसभा क्षेत्र में सीट आवंटित हुई, यानी जब चुनाव हुआ तो उस लोकसभा सीट जो थी उस लोकसभा सीट पर जो है सामान्य व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है, सामान्य समुदाय का। अब मान लीजिए कि एससी और एसटी का कोई समुदाय का व्यक्ति है और वो ये करा है कि मुझे जो है यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। आगे फिर वही बात कहते हैं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया, और 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर नियत किया गया। और फ्रेंड्स हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि वर्तमान में जो भी हमने सीटें आवंटित की गई ना, यानी जितनी भी सीटें, ये तो मैंने खैर आपसे चर्चा करी ली पहले कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही हमने जो है वर्तमान में जितनी भी सीटें, यानी लोकसभा में जो हमने सीटें निर्धारित की, कितनी अधिकतम 552 और 545 जो है वर्तमान में है। तो ये जो सीटें हमने आवंटित जो निर्धारित या निश्चित की है वो हमने 1971 की जनगणना के आधार पर की। और मित्रों देख लीजिए आप, उसके बाद यानी 1971 के बाद तो कितनी बार जनगणना हो गई, लेकिन फिर भी हम जो है नई जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं कर रहे। क्यों? इसका कारण आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि 1971 में जब जनगणना हुई थी ना, तब भारत के सभी राज्यों की जनगणना जो है एक समान थी, यानी समान थी। और आज अगर हम देखें
तो आज अगर हम देखेंगे ना, तो उस 1971 की तुलना करें तो आज वर्तमान में जो है भारत के राज्यों में 1971 की तुलना में जो है जनसंख्या जो थी उन राज्यों की, वो जो है अब अलग हो गई। यानी मान लीजिए किसी की जनसंख्या 1971 में ज़्यादा थी, ठीक है, और उसको ज़्यादा सीटें वहाँ मिल गई लोकसभा में या विधानसभा में। और आज अगर जनगणना हुई और उस जनगणना के आधार पर मान लीजिए, यानी अगर मान लो हम जो है 2011 की जनगणना के आधार पर आज वर्तमान में सीटों का आवंटन करते हैं, तो उस राज्य की जनसंख्या तो है, अब तो जैसे केरल जैसे राज्य है उन्होंने तो जनसंख्या को कंट्रोल किया, तो इसका मतलब तो वहाँ फिर सीटों का अगर आवंटन होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएगी। तो इसी कारण से जो ये राज्य हैं जिनकी जनसंख्या जो है 1971 की तुलना में कम हुई है, वो राज्य इसका विरोध करते हैं। इसी कारण से जो है हमने 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो सीटों का आवंटन किया है, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि ये यहाँ कह रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना, यानी जो हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव करते हैं और उसमें जो हमने प्रक्रिया अपनाई, वो प्रक्रिया हमने जो है यहाँ लोकसभा में क्यों नहीं अपनाई, तो उसी की यहाँ चर्चा की जाएगी कि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को हमने लोकसभा में नहीं अपनाया। इसकी जगह हमने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया, ठीक है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। मतलब वही बात कि जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, तो हम जो है उस चुनाव में जो है राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, विधानसभा अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग विधानसभा क्षेत्र या अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, और फिर वहाँ से प्रतिनिधि खड़ा कर देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और फ्रेंड्स आगे कहते हैं, भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था। यानी मित्रों आप इस बात को याद कर लेना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, ये चार जो है यहाँ पे इन चार के बारे में बात की जा रही है कि इन चारों का अगर हम चुनाव करते हैं तो इन चारों के चुनाव में हम जो है अप्रत्यक्ष व्यवस्था चुनाव की अपनाते हैं। यानी हम जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमण मत जो प्रणाली है उसका हम उपयोग करते हैं इन चारों के लिए, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से के लिए हम जो है चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष व्यवस्था अपनाते हैं, तो इन चारों में से आप जो है उनका आंसर देंगे, ठीक है। इन चारों को आप जो है याद रख लेना। आगे फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि दोनों शब्दों की अवधि के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि लोकसभा की अवधि कितनी होगी, राज्यसभा कितनी अवधि तक काम करेगी। तो पहले जो है राज्यसभा के बारे में कह रहे हैं, राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई। यानी कह रहे हैं कि राज्यसभा जो पहली बार स्थापित हुई थी वो 1952 में हुई, और राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है। यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यानी मित्रों आपने जो है कभी ऐसा सुना है कि राज्यसभा ने जो है यानी राज्यसभा विघटित हो गई हो, या और जो है प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव हुआ, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो है राज्यसभा जो होती है वो कभी विघटित ही नहीं होती। यानी जो उसके सदस्य होते हैं कितने, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यानी 1/3 उसके सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक दूसरे साल में जो है वो रिटायर होते रहते हैं, और ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है। यानी प्रत्येक तीसरा वर्ष जब शुरू होता है तो राष्ट्रपति जो है संसद के जो राज्यसभा सदन है उसमें जो है सदस्यों को मनोनयन करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं राज्यसभा की सदस्यों की अवधि 6 साल की होनी चाहिए। यानी मित्रों यहाँ पे ऐसे तो क्लियरली नहीं बताया, लेकिन अगर ये प्रावधान यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो इस प्रकार से जो है एक सदस्य का कार्यकाल तो फिर 6 साल का हो जाता है। यानी राज्यसभा जो है उसकी पदावधि जो होती है वो 6 साल की होती है। आगे लोकसभा की अपन बात करें कि कितनी समय काम करती है, तो लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष की होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी उसको विघटित करने का अधिकार है, इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मित्रों ये कह रहा है कि राज्यसभा जो होती है वो 6 साल के लिए चलती है, ठीक है, और वो विघटित नहीं होती। आगे कहते हैं कि जो लोकसभा होती है वो प्रत्येक 5 साल में उसका जो है विघटन हो जाता है, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी उसको विघटित कर सकता है, ठीक है। और अगर उसकी हम न्यायिक समीक्षा करें तो उसकी न्यायिक समीक्षा जो है नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति ने उसको क्यों विघटित किया, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह की अवधि के से अधिक समय तक नहीं हो सकता। यानी मित्रों
वही बात जो मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल में बताई कि अगर मान लो भारत में जो है नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो राज्य की लोकसभा है या जो राज्य की विधानसभा है या भारत की जो लोकसभा है, इन दोनों का कार्यकाल हम जो है एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कार्यकाल जब तक यानी अगर वो कार्यकाल हमने बढ़ाया है और मान लीजिए हमने जो है राष्ट्रीय आपातकाल को जो है समाप्त कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है उस जो विधानसभा या उस लोकसभा है उसके कार्यकाल को हम 6 माह तक जारी रख सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है वो 6 माह तक लोकसभा और राज्यसभा जो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक काम कर सकती है, क्योंकि हमने तो उनका कार्यकाल बढ़ाया है अलग से, ठीक है, क्योंकि उनका कार्यकाल तो पहले ही पूरा हो चुका था, हमने तो जो है उनका कार्यकाल बढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहे हैं संसद की सदस्यता, यानी कौन व्यक्ति योग्य है संसद के सदस्य बनने के। ठीक है, कह रहे हैं कि संविधान ने संसद में चुनने के लिए कुछ जो है योग्यताएं निर्धारित की है। कौन कौन सी? कह रहे हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होगा तभी तो वो लोकसभा का सदस्य या राज्य का विधानसभा का जो सदस्य है वो बन सकेगा। ठीक है, आगे कहता है उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। यानी मित्रों, जो भी व्यक्ति चुन लिया जाएगा उसको जो है एक शपथ लेनी होगी, जिस भी व्यक्ति को जो है अगर निश्चित किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे कहते हैं वो शपथ लेगा क्या कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। यानी जो व्यक्ति होते हैं जो चुन के आते हैं वो सब शपथ लेंगे कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को मैं अक्षुण्ण रखूंगा। और आगे कहते हैं उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 साल की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 साल की आयु का जो है हो जाना चाहिए। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए आप ये कहें कि मैं जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं तो आपको कम से कम जो है 30 साल का तो होना ही चाहिए, यानी आपकी आयु 30 साल की हो चुकी होनी चाहिए। और आप लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 साल से पूरी 25 साल की तो हो जानी चाहिए। 25 साल से तो ज़्यादा आप कितने के भी हो सकते हैं, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और फ्रेंड्स, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया 1951, यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, उसने क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। करें उस व्यक्ति को जो यानी जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उसी की बात की जा रही है, उस व्यक्ति को राज्य का या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सरकार के निर्णय को जो है जायज़ ठहराया। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति को पहले तो जो है जिस भी निर्वाचन क्षेत्र का यानी जिस भी लोकसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उस लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से उसको जो है एक मतदाता पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, और ये आगे कहते हैं कि राज्यसभा के लिए भी यही प्रावधान पहले था, यानी जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है वो उस राज्य के जो राज्यसभा का जो क्षेत्र है यानी जो राज्य है वहाँ से जो है वह व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन 2003 में जो है सरकार ने क्या किया कि यह प्रावधान राज्यसभा के लिए ख़त्म कर दिया। यानी मित्रों, आप ये समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति भारत का कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से जाकर के राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है मित्रों, ये बात जो है आप जो है स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और जब ये काम संसद ने किया तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। ये काम जो है यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में कहा जा रहा है। आगे हम बात करें तो जनप्रतिनिधित्व जो संविधान है उसने जो है क्या क्या जो है निर्योग्यताएं बताई है कि किसके आधार पर जो है हम व्यक्ति को जो है एक चुनाव में नहीं लड़ सकते, यानी चुनाव में खड़ा नहीं कर सकते, तो या फिर हम जो है उसको जो है कोई भी मंत्री पद या व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं बन पाएगा। तो कह रहे हैं यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, संसद के द्वारा तय वही पद या मंत्री, यानी कि ये करें मान लो कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार में लाभ के पद पर है तो उस व्यक्ति को हम संसद की सदस्यता नहीं देंगे। और मित्रों, जो है लाभ के पद की अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो आप इतना समझ लो कि जो मंत्री होता है या कोई जो पद उसको दिया जाता है तो उसके अलावा जो भी पद होता है वो जो है लाभ के पद पर गिने जाते हैं। यानी मित्रों, कोई भारत सरकार में मान लीजिए कोई भी ऐसा पद है जिसको जो है वो व्यक्ति जो है उस पद पर आसीन है और इसके अलावा वो मंत्री भी है, यानी मंत्री के अलावा वो अन्य पद पर आसीन है, तो उसको हम जो है लाभ पद पर मानते हैं। ठीक है, और लाभ के पद पर अगर वह है तो हम उसको संसद का सदस्य नहीं मानेंगे, चाहे वह जो है किसी भी सदन का सदस्य है।
आगे कहते हैं अगर वो मान लीजिए कि विकृत चित्त है या न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी, यानी मान लीजिए कि वह पागल है या कोई व्यक्ति जो यानी दिमाग से जो है वो यानी दिमागी व्यवस्था उसकी जो है खराब है, तो उसी स्थिति में हम उसको जो है फिर संसद का सदस्य नहीं मानेंगे। अगर वो घोषित दिवालिया है, यानी मित्रों उसने जो है अपने आप को घोषित यानी दिवालिया घोषित कर लिया है, या फिर वह भारत का नागरिक नहीं है, तो भी हम उसको जो है कोई जो है चुनाव है उसमें जो है किसी भी सदन की सदस्यता नहीं देंगे। अगर वह संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा निर्योग्य घोषित कर दिया, यानी मित्रों ऐसा मान लीजिए कोई संसद ने कानून बनाया और उस कानून के आधार पर वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, तो फिर हम उसको जो है सदन की सदस्यता नहीं देंगे। यह प्रावधान किए जा रहे हैं किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसने भी क्या कोई जो है निर्योग्यताएं जो है व्यक्तियों पर लगाई है कि कौन व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने नहीं लड़ सकता, तो उसी की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपसे चर्चा की कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी जो है योग्यताएं बताई, अब हम जो है निर्योग्यताएं की बात करेंगे। अभी मैंने जो है संविधान के द्वारा जो है योग्यताएं बताई और फिर संविधान ने कौन कौन सी योग्यताएं बताई, तो उन सभी की मैंने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसने जो है कौन कौन सी जो है व्यक्तियों के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो कह रहे हैं वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी करार न दिया गया होगा। यानी मित्रों यहाँ पे मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनाव में अपराध के आधार पर हमने दोषी करार दे दिया, तो हम उसको जो है निर्योग्य व्यक्ति मानेंगे। लेकिन अगर दोषी नहीं दिया गया है तब तो जो है वो चुनाव लड़ सकता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे कह रहे हैं अगर किसी अपराध में उसको 2 वर्ष की सज़ा दे दी गई हो, ठीक है, तब भी उसको जो है हम जो है जो चुनाव में लड़ने के लिए निर्योग्य मानेंगे। और अगर मान लीजिए उसको जो हमने 2 वर्ष से ज़्यादा की जो है सज़ा नहीं दी है या 2 वर्ष की सज़ा हमने उसको नहीं दी है, तो हम उसको चुनाव लड़वा सकते हैं। और अगर वो मान लो चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, ठीक है, उससे सरकारी ठेका काम के सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, ठीक है, वह निगम में लाभ के पद पर न हो, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो, और उसे छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और संलिप्त न पाया गया हो। यानी मित्रों आप ये आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने अभी आपसे 8 बातों के बारे में चर्चा की, अगर इन बातों में से किसी भी एक बात में अगर व्यक्ति मान लीजिए इनमें से अगर कोई भी बात उस व्यक्ति पर लागू हो जाती है तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। आप सरल शब्दों में इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे अब कि दल बदल की। और मित्रों संविधान की कौन सी अनुसूची है कि वो कहती है दल बदल के बारे में हमें जानकारी देती है। मैंने आपको जो है अनुसूचियों के बारे में कई बार चर्चा की है अपने लेक्चर्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं आज जो है एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूँ। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो हमें दल बदल के बारे में जानकारी देती है। आगे हम बात करेंगे कि दल बदल के आधार पर निरता, यानी दल बदल के आधार पर भी क्या हम किसी व्यक्ति को निर्योग्य ठहरा सकते हैं कि आप जो है आप चुनाव नहीं लड़ सकते या आपका चुनाव हम जो है रद्द करते हैं। कह रहे हैं संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निर्णय ठहराया जा सकता है। यानी संविधान यह कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के लिए निर्योग्य ठहरा सकते हो, यानी निर्योग्य यानी आप उसको गलत ठहरा सकते हो अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया है। यानी मित्रों अगर हमने किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के आधार पर दल बदल का दोषी पाया है तो हम उस व्यक्ति को जो है निर्योग्य ठहरा सकते हैं सदन की सदस्यता के लिए। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्णय करार दिया जाता है। कौन कौन से करार के आधार पर, यानी कौन कौन से कारणों के आधार पर हम उसको जो है एक जो है दल बदल के आधार पर हम उसको जो है निर्योग्य मानेंगे। तो यहाँ पे जो शर्तें बताई जा रही है, अगर मान लीजिए वह व्यक्ति जो है वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर वह चुना गया है। यानी मित्रों मान लीजिए कोई व्यक्ति था और वो बीजेपी के टिकट पर चुन लिया गया, लेकिन क्या हुआ कि चुनाव हो गया और बाद में जो है वो किसी भी कारण से, यानी कि जो राजनीतिक जो लालसा है या किसी जो धन बल के मामले में, यानी धन बल की इच्छा के कारण वो जो है बीजेपी से चला गया कहाँ में, कांग्रेस में, तो अब उस पर हम जो है दल बदल का जो है जो कानून है वो लगा देंगे और उस कानून के आधार पर जो है हम उसको जो है सदन की सदस्यता से जो है ख़त्म कर देंगे, यानी वो सदन की सदस्यता पर नहीं रहेगा। अगर वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या नहीं करता। यानी मित्रों राजनीतिक दल था कोई भी और उसने कह दिया अपने दल के व्यक्ति को कि आप जो है सदन में जो है इस बिल पर जो है मतदान करोगे, और अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने उस बिल पर मतदान नहीं किया या उसके विरुद्ध मतदान किया, तो उस स्थिति में भी हम उसके ऊपर दल बदल का कानून लगा सकते हैं और उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
आगे कहते हैं अगर निर्दलीय व्यक्ति चुना गया और वह किसी दल में शामिल हो जाए, यानी मित्रों मान लीजिए आप जो है आज की डेट में जो है चुनाव होते हैं और आपने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद जो है आप पहुंच गए किसी भी पार्टी में, तो आपकी सदस्यता वहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। मित्रों आप फिर जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यानी मित्रों अगर मान लीजिए हमने जो है यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने किसी व्यक्ति को जो है मनोनीत कर दिया सदन में, और वो व्यक्ति जो था उसने क्या किया कि 6 माह के अंदर अंदर जो है किसी भी पार्टी की सदस्यता ले ली, तो उस परिस्थिति में तो जो व्यक्ति जो होगा उस पर हम जो है दल बदल का कानून नहीं लगाएंगे। ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद उसने जो है किसी भी पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर उसकी सदस्यता हम रद्द कर देंगे। ये यहाँ पे कही जा रही है बातें, यानी कि संविधान ये 4 बातों के बारे में हमें बता रहा है। आगे फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं, न कि भारत का राष्ट्रपति। सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। मित्रों क्या हुआ था कि एक वाद आया था क्योतो होलन वाद, और उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्या होता है अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति है और उस व्यक्ति पर हमने लगाया दल बदल का कानून। ठीक है। और अब उसका जो है यानी जो व्यक्ति है उसकी सदस्यता जो सदन के लिए रहेगी या वो सदन के लिए सदस्य नहीं रहेगा, इन सभी मामलों का निपटारा जो करेंगे ना वो कौन करेंगे कि मान लीजिए राज्यसभा के सदस्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि जो राज्यसभा का सभापति यानी कि कौन उपराष्ट्रपति, वो माम जो है वहाँ निपटारा करेंगे। अगर मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य है और उस लोकसभा सदस्य की सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इस मामला का हमें निपटारा करना है दल बदल की स्थिति में, तो उस परिस्थिति में फिर लोकसभा अध्यक्ष वहाँ जो है मामला निपटाते हैं और ये कहते हैं कि जो है भारत का राष्ट्रपति जो है ये मामले नहीं निपटाते। और आगे कहता है कि 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया था क्योतो होलन वाद मामला आया था, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो राज्यसभा में सभापति होते हैं या जो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और वो दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता को जो है निरह यानी कि जो अयोग्य ठहराते हैं, तो उसकी जो है जांच न्यायपालिका कर सकती है। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसको जो है आप ये समझ लो राज्यसभा का सभापति था या लोकसभा का अध्यक्ष था, उसने ये कह दिया कि आपने भैया किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिए, अब हम जो है आपको इस सदन का सदस्य नहीं मानेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहिए कि हम इस जो अध्यक्ष है कोई से भी सदन के यानी कि जो सभापति या अध्यक्ष है उन्होंने जो है जो निर्णय दिया है किसी भी व्यक्ति की सदस्यता के बारे में, हम उसकी जो है जांच करेंगे कि क्या वो सही निर्णय दिया या गलत दिया या कोई राजनीतिक उद्देश्य के कारण दिया या फिर झूठा ही था। तो अगर वो न्यायपालिका उसकी जांच करना चाहिए ना, तो वो जो उसकी जांच कर सकती है, बेशक उसकी जांच वो कर सकती है। आप इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। और मित्रों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक एक शब्द के बारे में मैं जो है बहुत जोर देकर के बता रहा हूँ कि कौन दल बदल के मामलों का निपटारा करता है, कौन सी उसकी जो है योग्यताएं होती है, इन सभी से जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप जो विश्वास नहीं करेंगे। और हाँ मित्रों मैं आपसे जो है आज चर्चा कर दूं, जब हमारा संसद का टॉपिक हो जाएगा तो पुराने लेक्चर्स की बात ही मैं जो है इस टॉपिक को पूरा होने के बाद आपके समक्ष संसद से संबंधित कम से कम 20 क्वेश्चन आपके समक्ष जो है सभा पटल पर रखूंगा। ठीक है। और उसी प्रकार से जो है हम जो है इसका जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही उच्च लेवल की आपके समक्ष जो है उस समय क्वेश्चन उपस्थित होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मित्रों जो है आप विशेष रूप से जोर दे करके जो है एक एक प्रावधान के बारे में जो है बहुत ध्यान से गहन अध्ययन के रूप में जो है आप जो समझते रहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज हमने चर्चा की जो है कि जो संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो है अवधि कितनी होती है, कितने साल तक ये जो है चलते हैं, या कोई सदस्य होता है जो उसकी जो है यानी कि कोई सदस्य और उसकी सदस्यता हमें हटानी है यानी हमें उसको जो है हटाना है, तो किस आधार पर हम जो है उसकी सदस्यता को रद्द करते हैं, या दल बदल का कानून भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, और संविधान के बारे में भी बताया गया कि संविधान ने क्या कारण दिया कि किस आधार पर हम जो है किसी व्यक्ति को जो है अयोग्य मान सकते हैं सदन की जो है सदस्यता के लिए। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ मित्रों प्रत्येक लेक्चर को जो है आप साथ में वीडियो देखने के बाद जो है बार बार जो है आप उसको जो है रिवीजन करते रहिए वीडियो के माध्यम से या अपने नोट्स के माध्यम से। उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो संसद का टॉपिक है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जो है अगले भाग के साथ, यानी संसद का हमारा भाग 3 स्टार्ट होगा। और
उसमें हम बताएंगे स्थानों के रिक्त कैसे होगा, यानी कौन कौन सी परिस्थितियों में जो है किसी व्यक्ति का जो है स्थान रिक्त हो सकता है संसद से। और भी जो है अभी तो बहुत सी चर्चाएं हमारी बाकी है, अभी तो बहुत लंबा हमारा संसद का टॉपिक पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।